Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Study with Sufyan. We start a series of second year biology, important short question and long question. Today our topic is chapter 17, coordination and control. One of my favorite chapter in second year biology. तो इसलिए मैंने इस चैप्टर पे बहुत वर्किंग की है और आपके लिए कोशिश की है कि मैक्सिमम और समराइज मटेरियल को इकट्ठा करके इस वीडियो में कंपाइल करूं ताकि आप लोगों को इसको करने में आसानी हो। मोस्टली स्टूडेंट को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है कि सर बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ से कितनी चीज़ करनी है कहाँ से कितनी चीज़ नहीं करनी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको वो सारे आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वी स्टार्ट आवर लेक्चर इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। हियर इज ब्यूटीफुल दुआ रब्बी जितनी इल्मा। And our chapter name is coordination and control. Okay students, our first question is what is etulation? Etulation is a process in which plants grow tall, weak and pale due to lack of sunlight. So in simple words, what is etulation? Etulation क्या होगी आप लोगों के पास कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे उसकी रीजन क्या होगी आप लोगों के पास? ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, मतलब उन्हें प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी। इसकी कॉजेज क्या हैं? कॉजेज हमने अभी देख ली कि हमारे पास उस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी जिसकी वजह से वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। या आप लोगों के पास क्या होगा? ग्रोथ इन क्राउडेड कंडीशंस वेयर लाइट इज ब्लॉक्ड, मतलब फॉर एग्जांपल एक प्लांट है वो किसी ऐसे एरिया में ग्रो कर रहा है जहाँ पे उसको दूसरे प्लांट्स ने क्राउड किया हुआ है, उसको ढांपा हुआ है, तो फिर भी उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी। तो जब प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो उसकी प्रॉपर फिर ग्रोथ भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होगा आप लोगों के पास? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप लोगों के पास जो लीव्स हैं आप लोगों के पास वो येलो हो जाएंगे, और येलो क्यों होंगे? ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। इन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, उसकी प्रॉपर अमाउंट नहीं होगी। अब क्लोरोफिल प्लांट में क्यों नहीं बनना है, इसकी रीजन क्या होगी हमारे पास? उसकी रीजन होगी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। जब वो नहीं होंगे एक प्रॉपर अमाउंट में तो हमारे पास क्या होगा? फिर प्रॉपर क्लोरोफिल भी नहीं बनेगा। जब प्रॉपर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड नहीं बनेगी, फूड नहीं बनेगी तो प्लांट की क्या होगी? ग्रोथ भी नहीं होगी। उनमें से कौन से आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है? आयरन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड जिंक। तो सिंपल क्लोरोसिस के हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास लीव्स जो है वो येलो हो जाएंगे, और येलो क्यों होंगे? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्यों लैक होगा? क्योंकि प्लांट्स में कुछ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी होगी, और उन न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा आयरन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेप्टर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So what is receptors? Receptors are the specialized protein or nerve cells that detect stimuli. First of all, what is stimuli? Stimuli बेटा आप लोगों के पास कोई भी चेंज आना, वो चेंज एक्सटर्नली भी हो सकता है, वो चेंज इंटरनली भी हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, और हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी हो सकता है। जब वो कोई चेंज आएगा उस चेंज को आप लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। फिर उस चेंज को हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट करने के बाद उसका क्या करती है? हमारे पास वो रिस्पॉन्स देती है। तो यही आप लोगों के पास and send signals to the nervous system for response. They play a crucial role in sensation, respiration and homeostasis. ओके अब हमारे पास जो रिसेप्टर्स है उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? बेस्ड ऑन स्टिमुलाई डिटेक्टेड हमारे पास जो रिसेप्टर्स की टाइप हैं वो हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स, ओके, थर्मो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, नाइसोसेप्टर्स एंड प्रोपियोसेप्टर्स। तो ये हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स की टाइप है। अब इन सब रिसेप्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट उसके जो हमारे पास हमने बात की ना कि ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्टिमुलाई डिटेक्टेड, कि वो किस स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे इन केस ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट टच, इन केस ऑफ थर्मो रिसेप्टर दे डिटेक्ट टेम्परेचर, इन केस ऑफ कीमो रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट केमिकल चेंज, इन केस ऑफ फोटो रिसेप्टर दे डिटेक्ट लाइट, इन केस ऑफ नाइसोसेप्टर्स दे डिटेक्ट पेन,
and in case of proprioceptors they detect body position and movement। तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना है और साथ आप लोगों ने एक एक एग्जांपल इसकी अच्छी तरह उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसेप्टर्स? क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास? हेल्पिंग सेंसिंग द एनवायरनमेंट, maintain homeostasis by detecting internal changes, essential for survival, reflexes and voluntary actions। और एक यहाँ पे आप लोगों के पास एक फन फैक्ट है कि हमारे पास जो एक ह्यूमन आई है उसमें ऑलमोस्ट 120 मिलियन रॉड सेल्स होते हैं फॉर नाइट विजन एंड ऑलमोस्ट 6 मिलियन कोन सेल्स फॉर कलर विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्लांट हार्मोन्स, आल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखना है, हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर। ओके, ये आप लोगों के पास केमिकल मैसेंजर हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बॉडी में भी और एज वेल एज प्लांट बॉडी में भी। अब ना हमने प्लांट हार्मोन्स को ना टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हम कह देते हैं कि जी वो हार्मोन्स जो प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इनहांस करते हैं। सेकंड ये है हमारे पास प्लांट ग्रोथ को जो क्या करते हैं वो इनहिबिट करते हैं। इसमें जो आप लोगों के पास होगा वो ऑक्सिन, जिब्रालिन और साइटोकिनिन, ये क्या आप लोगों के पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम इसे बोलते हैं। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन है आप लोगों के पास? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। हमने देख लिया प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। प्लांट हार्मोन्स आल्सो नोन एज फाइटोक्रोम्स आर केमिकल मैसेंजर regulating plant growth, development and environmental response. They are produced in small amount and control various physiological process। हमने अभी देखा था कि हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, सेकंड वन इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल था वो था हमारे पास ऑक्सिन, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। आप लोगों की बुक में ना इसके फंक्शंस पहले उसने बताए हुए हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिर उसके बाद उसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस बताई हुई हैं, तो आप लोगों ने वो दोनों ही कर लेनी है। यहाँ पे जस्ट मैंने उसको समराइज किया हुआ है कि ये क्या करते हैं। प्रमोट सेल इलांगुलेशन एंड स्टेम ग्रोथ, कंट्रोल्स रूट डेवलपमेंट एंड फ्रूट फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों ने ये याद रखना है कि वो कौन सा हार्मोन है जो फोटोट्रॉपिज्म में रोल प्ले करेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है बेटा वो ऑक्सिन होगा। उसके बाद सेकंड आप लोगों के पास था जिब्रालिन। जिब्रालिन क्या करेगा? यहाँ पे जस्ट मैंने इसको समराइज किया हुआ है, आप लोगों ने इन्हीं पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन कर लेना है। स्टिमुलेट स्टेम elongation and seed germination, helps in flowering and fruit development, breaks seed dormancy and promote growth in dwarf plants। उसके बाद आप लोगों के पास है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा? प्रमोट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, डिलेज लीफ एजिंग, ओके, वर्क्स विद ऑक्सिन एंड मेंटेन शूट एंड रूट बैलेंस। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एब्सिसिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है कि स्ट्रेस हार्मोन हम किसे कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट, या वो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्योरली इनहिबिटर है। तो आप लोगों ने बेटा याद रखना उस हार्मोन का नेम है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं या इसे प्योरली इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं। ये क्या करेगा? इनहिबिट ग्रोथ एंड प्रमोट सीड डोरमेंसी, क्लोजेस टोमेटा ड्यूरिंग ड्राफ्ट टू रिड्यूस वाटर लॉस। उसके बाद हेल्प प्लांट सर्वाइव स्ट्रेस कंडीशन लाइक ड्राफ्ट एंड कोल्ड। ड्राफ्ट का क्या मतलब होगा आप लोगों के पास? यहाँ पे मतलब जहाँ पे खुश्क साली, जहाँ पे पानी नहीं होगा आप लोगों के पास, प्लांट के पास अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों के पास है इथाइलिन। आप लोगों ने इसे बेटा याद रखना है, इसे राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट आप लोगों के पास जो फ्रूट्स हैं उनको उनको ये उन फ्रूट्स को पकाने के लिए हम ये हार्मोन को यूज करेंगे। promotes fruit ripening, for example bananas, tomatoes, stimulate flowering and leaf shedding। Epsilon helps plant respond to stress and warmth। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होगी हमारे पास प्लांट हार्मोन की? आप इन्हीं सब पॉइंट्स को समराइज करेंगे तो आप लोगों के पास उसकी इंपॉर्टेंस बन जाएगी। जैसे essential for growth, development and survival, helps plant adapt to environmental changes, used in agriculture like ripening fruits and controlling weeds। Next question है स्टूडेंट, Pacinian corpuscles and Meissner corpuscles। It is a type of mechanoreceptors। Mechanoreceptors आप लोगों के पास क्या थे? ये स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पास मैकेनिकल प्रेशर सच एज टच, वाइब्रेशन वगैरह को हमारे पास क्या करते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। ये भी हमने पीछे रिसेप्टर्स की टाइप में देखा था। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने देख लेना। Pacinian corpuscles क्या होंगे आप लोगों के पास? डिटेक्ट डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशन।
और मार्जिनल कॉर्पस आप लोगों के पास क्या करेंगे, डिटेक्ट लाइट, टच एंड टेक्सचर, मतलब ये आप लोगों के पास डीप को डिटेक्ट करेंगे और ये आप लोगों के पास क्या करेंगे, लाइट टच को डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद इनकी लोकेशन क्या होगी, फाउंड डीप इन द डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, और दिस वन इज लोकेटेड इन द अपर डर्मिस। उसके बाद इस रिस्पांस टाइप क्या होगा, शेप क्या होगी, सेंसिटिविटी क्या है, फाउंड ये कहाँ कहाँ पे होगी आप लोगों के पास, जैसे ये आप लोगों के पास फिंगर्स, जॉइंट्स, सोल्स ऑफ फीट, डीप टिश्यूज, और ये आप लोगों के पास फिंगर टिप्स, लिप्स, पाम्स एंड सोल ऑफ फीट। तो इसमें से मैं आप लोगों ने एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स आप लोगों ने इसमें से उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज न्यूरॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है बेटा, नेफ्रॉन हम किसे कहते हैं, नेफ्रॉन इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। जिस जिस तरह हमारे पास जो नेफ्रॉन है वो किडनी का फंक्शन यूनिट है, इसी तरह हमारे पास जो न्यूरॉन है बेटा, इट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो आप लोगों के पास फंक्शन यूनिट है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। अब आप लोगों को ना न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है ना वो क्लियर कट आप लोगों का उसके बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। ये हमारे पास एक न्यूरॉन की डायग्राम है और उसमें यहाँ पे देखेंगे इस स्ट्रक्चर को हम डेंड्राइट बोलते हैं। देन आप लोगों के पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, फिर आप लोगों के पास यहाँ पे ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे हमारे पास जो एक्सॉन है इसको सराउंड की होती है एक शीट को, उसे माइलिन शीट बोलते हैं। फिर इन दोनों के दरमियान हमारे पास इसे नोड ऑफ रेनवीयर बोलते हैं। और देन लास्ट पे आप लोगों के पास एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, और इसी एक्सॉन टर्मिनल के साथ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या करता है, वो एक अटैचमेंट बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है न्यूरॉन। अभी हमने देखा न्यूरॉन क्या है, हमारे पास इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और क्या करेगा ये, दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल सिग्नल। इसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे, हम अभी हमने देखे डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, उसे सोमा भी बोलेंगे हम, एक्सॉन, और लास्ट पे हमारे पास क्या होगा, वो एक्सॉन टर्मिनल होगा। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब बेस्ड ऑन फंक्शन हमारे पास जो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स, उसके बाद हमारे पास है मोटर न्यूरॉन, और थर्ड हमारे पास है इंटरन्यूरॉन। सेंसरी वर्ड ही हमारे पास शो कर रहा है जो सेंस करेगा। अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, सेंसरी न्यूरॉन्स को हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। एफरेंट ए से आप लोग याद रख लें, आना मतलब कि जो लेके आएगा। और मोटर न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इफरेंट, मतलब जो आप लोगों के पास ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को लेके बॉडी की तरफ जाएगा, और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेगा, उसकी तरफ लेके आएगा। तो कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, स्किन, ईयर्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसकी आप लोगों के पास एग्जांपल क्या होंगी, टच रिसेप्टर्स इन द स्किन, ऑप्टिक नर्व इन द आई। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स आप लोगों के पास इसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, ट्रांसमिट कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आप लोग याद रख लें, जब हम इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी इफेक्टर्स की बात करते हैं तो 2 मेन टाइप्स हैं, वैसे और भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन आप लोगों ने 2 मेन्स एटलीस्ट याद रखने हैं, और उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट वन इज मसल्स और सेकंड वन इज ग्लैंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है कि 2 हमारे पास मेन इफेक्टर्स होंगे, फर्स्ट वन इज मसल एंड सेकंड वन इज ग्लैंड्स। उसके बाद इंटरन्यूरॉन्स क्या होंगे बेटा, इंटरन्यूरॉन्स जो कनेक्ट करेंगे सेंसरी और मोटर को, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरन्यूरॉन्स बोलेंगे। और इसकी जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है आप लोगों के पास, न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड दैट प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों के पास बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आगे जाके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में इसको मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन। आपने इस क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह समझ लेना। मोस्टली स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर हम इसको किस तरह क्लासिफाई करेंगे और किस तरह इसको अंडरस्टैंड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सीएनएस एंड सेकंड वन इज पीएनएस। सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन सीएनएस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे हमारे पास जो सीएनएस की क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास खत्म हो जाती है। आगे हम पीएनएस को फर्दर डिवाइड करते हैं इफरेंट, या इसको सेकंड नाम अभी हमने पढ़ा, इसे मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ई ई स्टैंड फॉर एग्जिट, जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, मसल और ग्लैंड्स के पास। सेकंड आप लोगों के पास है एफरेंट, एफरेंट ए से,
जो लेके आएगा आप लोगों के पास, और उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, अब हमने इफरेंट को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया एएनएस में, और सेकंड हमारे पास है सोमैटिक। अब एएनएस जो हमारे पास है, इसे एएनएस स्टैंड फॉर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, हम इसे इनवॉलेंटरी भी बोलते हैं। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है जो हमारे इख्तियार में नहीं है। और सेकंड है सोमैटिक। सोमैटिक या इसे वॉलंटरी बोलेंगे, जो हमारे इख्तियार में है। अब एएनएस को फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड आप लोगों के पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को आगे फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है या डिस्क्राइब किया हुआ है एंटेरिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को चीजों की समझ आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम को हमने टू में डिवाइड किया, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस को फर्दर टू में डिवाइड कर दिया हमने, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और पीएनएस को फर्दर हमने डिवाइड किया एफरेंट एंड इफरेंट एंड एफरेंट। ई एग्जिट, ए आना, मतलब सेंसरी आप लोगों के पास जो लेके आएंगे इंफॉर्मेशन। आगे इफरेंट को आगे हमने फर्दर डिवाइड कर दिया एएनएस एंड सोमैटिक। एएनएस यानी इनवॉलेंटरी और सोमैटिक वॉलंटरी। उसको फर्दर अगर आगे हमने डिवाइड कर दिया है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक को आगे फर्दर हमने डिवाइड किया एंटेरिक में। तो ये आप लोगों के पास एक पूरी क्लासिफिकेशन होगी नर्वस सिस्टम की। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्मोन्स एंड देयर टाइप्स। हार्मोन्स हमने पीछे देखा इन केस ऑफ प्लांट, यहाँ पे हम देखेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हार्मोन्स क्या, आप लोगों के पास हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड होमोसिस। होमोसिस क्या होती है, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही होमोसिस है। मेंटेन्स द इंटरनल बॉडी environment regardless of the external environment। ठीक है, they are secreted by endocrine glands and travel through the blood stream to the target organs। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक टर्म है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन किसे कहते हैं बेटा, यहाँ टू टर्म्स आप लोग डिफरेंस समझ लें। एक होती है आप लोगों के पास एंडोक्राइन, और सेकंड आप लोगों के पास होती है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को बेटा हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, मतलब इनमें कोई डक्ट नहीं होती। और एक्सोक्राइन उन ग्लैंड्स को बोलते हैं हम जिसमें हमारे पास डक्ट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों के पास क्या होगी बेटा, डक्ट होगी। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स के केस में भी उन ग्लैंड्स के पास एक डक्ट होती है। लेकिन एंडोक्राइन के केस में कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और एक चीज आप लोगों ने बेटा याद रखनी है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रीशंस होती हैं उन्हें ही हम हार्मोन्स बोलते हैं। एक्सोक्राइन की सेक्रीशन को हम हार्मोन्स नहीं बोलते। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हार्मोन्स की, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज पेप्टाइड। पेप्टाइड वर्ड ड्राइव फ्रॉम इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड। हमारे पास जो दो अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड की वजह से हमारे पास वो आपस में अटैच होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, अब ये आप इसे पेप्टाइड बोल लें या प्रोटीन बेस्ड बोल लें, एक तो ये चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है इसमें। दूसरी बात आप लोगों ने याद रख लेनी कि ये वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, तो ये आप लोगों के पास क्या होंगे, वो वाटर सॉल्युबल होंगे। और थर्ड चीज आप लोगों ने इसमें ये याद रख लेनी है, उसकी एग्जांपल्स, दो तीन एग्जांपल्स याद रख लेंगे, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इट इज एग्जांपल ऑफ अ पेप्टाइड हार्मोन। सेकंड टाइप हमारे पास है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन आप लोगों के पास दीज आर ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। सेकंड चीज आप लोग ये याद रख लें कि दे आर वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, सो दीज आर फैट सॉल्युबल। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल याद रख लें। एग्जांपल हमारे पास क्या होंगे, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, एंडोस्टेरोन, एटलीस्ट टू और थ्री एग्जांपल आप लोगों ने इसमें याद कर लें। थर्ड हमारे पास टाइप है बेटा अमाइन हार्मोन्स, और ये हमारे पास कहाँ से हम इसको ड्राइव करते हैं, ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। उसके बाद ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल, तो ये हमारे पास दोनों होंगे, सम आर वाटर सॉल्युबल एंड सम आर फैट सॉल्युबल होंगे हमारे पास इस केस में। इसकी एग्जांपल बेटा क्या होगी आप लोगों के पास, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रीन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, तो ये एग्जांपल आप लोगों के पास किसकी है बेटा, वो अमाइन हार्मोन्स की होंगी। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ हार्मोन बेस्ड ऑन फंक्शन। अभी हमने पीछे बात की थी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, इस स्लाइड में हमने क्या बात करनी है, बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन की बेस पे बेटा आप लोगों के पास ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद कुछ मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं जिसमें आप लोगों के पास मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है इंसुलिन, थायरॉक्सिन। उसके बाद आप लोगों के पास है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, जिसमें जिसे हम सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। उसमें आप लोगों के पास एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी इसमें आता है।
उसके बाद आप लोगों के पास होगा स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन में बेटा आप लोगों के पास कॉर्टिसोल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एड्रेनालिन, आगे जाके हम इसको देखते हैं इन हार्मोन्स को। देन होम्योस्टेसिस हार्मोन, इसमें आप लोगों के पास मेंटेन बॉडी बैलेंस, फॉर एग्जांपल एडीएच फॉर वाटर बैलेंस एंड एल्डोस्टेरॉन फॉर सोडियम बैलेंस। ये अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो जब हमने चैप्टर होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने बात की थी एडीएच की और एल्डोस्टेरॉन की। उसके बाद है बेटा हमारे पास द मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा आप लोगों की बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि हम इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस हमारे पास जो कौन सा ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके टू लोब्स होते हैं, एक अंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। और आप लोगों की बुक में एक इंटरमीडिएट लोब भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको जस्ट अंटीरियर और पोस्टीरियर को डिस्कस करूंगा। ड्यू टू अंटीरियर लोब हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, आप लोगों ने याद रखना है, इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अंटीरियर लोब है वो खुद हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग उसके हार्मोन्स को क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। अंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं और पोस्टीरियर लोब को हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब। इसमें आप लोगों के पास क्या क्या कौन कौन से स्टूडेंट्स हार्मोन्स होंगे? यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है। अगर आप लोग ये वर्ड याद रख लेंगे तो आप लोगों को इसके हार्मोन्स याद करने में आसानी हो जाएगी। ये वर्ड मैंने लिखा हुआ है फॉल जीटीपी। एफ स्टैंड फॉर एफएसएच, ए स्टैंड फॉर एडिनोकॉर्टिक टॉपिक हार्मोन, जैसे ACTH बोलते हैं। L स्टैंड फॉर LH, G स्टैंड फॉर ग्रोथ हार्मोन, T स्टैंड फॉर TSH, P स्टैंड फॉर प्रोलैक्टिन। तो आप लोगों ने ये वर्ड याद रख लेना, आप लोगों को अंटीरियर लोब के जो हार्मोन है वो याद हो जाएंगे। समटाइम यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि वो कौन सा हार्मोन है जो इंटीरियर लोब का नहीं है। तो अगर इनमें से इनसे हट के कोई हार्मोन होगा तो वो इंटीरियर का नहीं है, अगर इनमें से कोई है तो वो इंटीरियर का है, और अगर इनमें से नहीं है तो वो इंटीरियर लोब का नहीं होगा। आगे आप लोगों ने बेटा इसके दो दो तीन तीन फंक्शंस याद रख लेने हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ, सेल रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे मैंने जस्ट चीजों को समराइज किया है, आप लोगों ने अपनी बुक से इसको प्रॉपरली एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे से तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे आप लोग एक वर्ड याद रख लें, OA। O से आप लोगों के पास ऑक्सीटॉक्सिन और A से आप लोगों के पास बनेगा ADH। इसको आप लोगों ने मिक्स अप नहीं करना प्रीवियस स्लाइड से। प्रीवियस स्लाइड में जो आप लोगों के पास A था वो ACTH था, यहाँ पे जो A है आप लोगों के पास वो ADH है। ADH को आप लोगों ने होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि ये हमारे पास जो वाटर बैलेंस है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद इस तरह आप लोगों के पास ऑक्सीटॉक्सिन है, ऑक्सीटॉक्सिन के भी जो आप लोगों ने बेटा, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो प्रोलैक्टिन है बेटा आप लोगों के पास वो इन केस ऑफ फीमेल वो मिल्क प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और जो ऑक्सीटॉक्सिन है बेटा वो उस मिल्क को रिलीज करवाएगा। तो ये दो डिफरेंस आप लोगों ने याद रखने हैं, मोस्टली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोलैक्टिन आप लोगों के पास मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा और ऑक्सीटॉक्सिन क्या करेगा बेटा, उस मिल्क को रिलीज करवाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इंपॉर्टेंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों के पास? अभी हमने देखा कि ये कितने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो उन्हीं हार्मोन्स के फंक्शन को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस बन जाएगी। दे रेगुलेट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेस रिस्पांस, मेंटेन वाटर बैलेंस एंड हार्मोन लेवल। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग एक फन फैक्ट देखें, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ओनली अबाउट 1 सेंटीमीटर इन साइज। मतलब वो ये कह रहा है कि आप लोगों के पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज है वो जस्ट 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इतना छोटा साइज होने के बावजूद हमारे पास जो बॉडी के मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस है वो हमारे पास, वो उसे कौन रेगुलेट कर रहा है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आप लोगों की बुक में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन दोनों को डिस्कस किया हुआ है। अब आप लोगों को पता है बेटा, आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन की आप लोगों के पास ये एक मेम्ब्रेन है, मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर ओपनली करके उसे बनाया है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या मतलब होगा कि एक न्यूरॉन हमारे पास रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। और जब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है बेटा, जब रेस्ट कंडीशन में होगा ना तो उसके इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा और आउटसाइड आप लोगों के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इन केस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है।
अब जब जैसे ही इसमें से नर्व इम्पल्स पास होगी तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा किसमें, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। ठीक है, और इस चीज को ना बेटा आप लोग अपोजिट कर लें। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इनसाइड नेगेटिव है और आप लोगों के पास जो आउटसाइड है वो मोर पॉजिटिव है। आप लोग जब इसको अपोजिट करेंगे तो फिर आप लोगों के पास आउटसाइड मोर नेगेटिव, ठीक है, और इनसाइड आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा उसका हिंट दिया है कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होगा क्या। आगे आप लोगों के पास इसके इसके पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह इसको याद कर लेना। मैंने जस्ट यहाँ पे इसको समराइज किया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट की तैयारी नहीं है तो एटलीस्ट वो इन पॉइंट्स को ही याद कर ले, तो उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख लें, आप लोगों के पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बेटा तीन मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आप लोगों ने जरूर उसमें याद रखनी है। एक टर्म आप लोगों के पास डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, जब आप लोगों के पास जो इनसाइड है वो आप लोगों के पास मोर पॉजिटिव और आउटसाइड आप लोगों के पास मोर क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास रीपोलराइजेशन है एंड हाइपरपोलराइजेशन। तो ये तीन टर्म्स आप लोगों ने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जरूर याद रखनी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे देखें, मैंने एक इसका डिफरेंस बनाया हुआ है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मैंने इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की है और कोशिश की है कि सारे मटेरियल को समराइज करके आप लोगों के लिए चीज़ें आसान बना दूँ। ठीक है, जब चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी तो फिर उसको याद करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, उसको समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, रेस्टिंग और एक्शन का मैंने डिफरेंस बनाया हुआ है। अगेन, अगर किसी स्टूडेंट की तैयारी नहीं तो एटलीस्ट वो इन पॉइंट्स को ही याद कर ले और इसको इन पॉइंट्स को ही लिख दे, तो एटलीस्ट को उसको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास है नर्वस डिसऑर्डर। कौन कौन से आप लोगों की बुक में डिस्कस किए हुए हैं, तो उसमें से एक अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, सेकंड वन इज पार्किंसन डिजीज, और थर्ड वन इज एपिलेप्सी। अल्जाइमर डिजीज में क्या होगा, आप लोगों के पास बेटा ब्रेन सेल डीजनरेशन हो जाएगी उन ब्रेन सेल्स की। ठीक है, उसकी सिम्टम्स क्या होंगी, मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी इन थिंकिंग। और यहाँ पे जस्ट मैंने आपको क्या किया, उसका मेन पॉइंट बता दिया। अब आप लोग इसको खुद आगे एक्सप्लेन कर लें। उसके बाद अब पार्किंसन डिजीज में क्या होगा, डोपामाइन डेफिशिएंसी होगी। डोपामाइन आप लोगों के पास बेटा क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरो। ये आप लोगों के पास एक न्यूरो होता है। न्यूरो वर्ड कहाँ पे पढ़ा था आप लोगों ने, साइनेप्स में पढ़ा होगा। ठीक है, इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, ट्रेमर्स, स्लो मूवमेंट, मसल स्टिफनेस, एपिलेप्सी, अबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास सीजर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये आप लोगों के पास क्या होंगी, वो इसकी सिम्टम्स होंगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। अभी हमने प्रीवियस बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड क्या है आप लोगों के पास, इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक। ये आप लोगों के पास किस रीजन में है, नेक रीजन में है, जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल। ओके, अब एक चीज स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखनी है, जहां पे भी बात होगी ना रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, तो आप लोगों ने याद रखना है बेटा, वहां पे हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जहां पे बात हम करेंगे रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, वहां पे हम किसकी बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स हैं। सो इसमें हमारे पास थायरॉक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोनाइन, और लास्ट में हमारे पास कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये हार्मोन जो तीन हार्मोन है हमारे पास किसके, थायराइड ग्लैंड के। थायरॉक्सिन को हम T4 बोलते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनाइन को हम T3 बोलते हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या है, वो कैल्सिटोनिन है। अच्छा, यहाँ पे इसके आगे मैंने इसके फंक्शंस को मेंशन किया हुआ है, तो आप लोगों ने इसके फंक्शंस को समझ लेना, उसको याद कर लेना है आप लोगों ने। जैसे एक फंक्शन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि आगे जाके मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, और वो कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन आप लोगों के पास क्या है, रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बाय रिड्यूसिंग कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स, हेल्प इन बोन स्ट्रेंथ। तो इस चीज को मैं आगे जाके दोबारा रिपीट करूंगा। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास अभी तक हमने कौन कौन से ग्लैंड की बात कर ली है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और अब हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की। The adrenal glands are two triangular glands located on the top of each kidney. They produce hormones that help regulate metabolism, immune response, blood pressure, and stress response. The adrenal glands has two main parts. अच्छा, जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वहां पे हमने कहा था कि जो उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है हम उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो उसका इनर रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मेडुला बोलते हैं। तो इसी बेस पे हमने एड्रिनल ग्लैंड्स को भी आगे उसको उसके टू मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है।
फर्स्ट वन इज अड्रीनल कॉर्टेक्स, या उसका जो आउटर रीजन होगा या आउटर लेयर आप लोग उसे बोलें। ये कौन कौन से हार्मोन हमारे पास रिलीज करेगा? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन्स, या जिसे हम सेक्स हार्मोन्स भी बोलेंगे। आगे अगेन इसके फंक्शंस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, वो आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद हमारे पास है एड्रिनल मेडुला, यानी हमारे पास इनर लेयर, कॉर्टेक्स आउटर, मेडुला इनर लेयर। ये कौन कौन से हार्मोन्स हमारे पास यहाँ पे रिलीज करेगा? एपिनेफ्रिन, या जिसे हम एड्रिनालिन भी बोलेंगे, और नॉर एपिनेफ्रिन, या जिसे हम नॉर एड्रिनालिन बोलते हैं। इसके आगे फंक्शंस आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद है बेटा आप लोगों के पास टू डिजीज रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड। फर्स्ट वन इज एडिसन डिजीज एंड सेकंड वन इज कुशन डिजीज। एक केस में एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा रिलीज होंगे, जो हमारे पास एक नॉर्मल लेवल है, और सेकंड केस में आप लोगों के पास उस नॉर्मल लेवल से कम रिलीज होंगे। ठीक है, एडिसन के केस में आप लोगों ने बेटा याद रखना है वो कम रिलीज होंगे, डू नॉट प्रोड्यूस इनफ कार्टिसोल। ठीक है, और उसकी वजह से जो डिजीज होगी उसे हम एडिसन डिजीज बोलेंगे। कुशिंग डिजीज में आप लोगों के पास बेटा क्या होगा, जो एक नॉर्मल लेवल है हमारे पास उससे वो ज्यादा रिलीज होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने इसकी सिम्टम्स देख लेनी है, उसका ब्लड शुगर पे क्या इफेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये कुछ दो तीन पॉइंट्स आप लोगों ने इसमें से उनको कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, इनेट आप लोगों को पता है जो बाय इनहेरिटेंस आगे कैरी होगा, और लर्निंग बिहेवियर या लर्न बिहेवियर किसे हम बोलेंगे, जो हमारे पास डिपेंड करेगा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस पे, या जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, ये वो जो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है रिजवान, ये वो वाला लर्निंग बिहेवियर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन। मैंने आप लोगों को पीछे एक चीज बताई थी कि कैल्सिटोनिन को मैं आगे जाके दोबारा इसको मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप लोगों ने बेटा याद रखना है कि ये जो दोनों हार्मोन्स है ना, ये जो पैराथार्मोन है ये रिलीज करता है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। कैल्सिटोनिन क्या करेगा बेटा, आप लोगों के पास जो जो कैल्शियम लेवल है ना उसको लो करेगा। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में वो हाई हो गया तो इसको ये नॉर्मल करेगा, जो एक नॉर्मल लेवल है उस तक लेके आएगा। और जो पैराथार्मोन है वो क्या करेगा आप लोगों के पास बेटा, जब कैल्शियम लेवल आप लोगों के पास लो हो गया है तो ये इसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब वो किस तरह करेगा, वो इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है कैल्सिटोनिन का, और पैराथार्मोन का आप लोगों के पास क्या है वो डिफरेंट मैकेनिज्म होगा। इसमें मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास आप लोगों के लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों ने इन पॉइंट्स को देख लेना है। और इसका ये इसी तरह ही आएगा कि हाउ कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक टू पैराथार्मोन, मतलब आप लोगों के पास जो कैल्सिटोनिन है वो किस तरह आप लोगों के पास अपोजिट है पैराथार्मोन के, तो वो आप लोगों ने इसमें से ये जो इसके इफेक्ट्स है ना ऑन बोन्स, ठीक है, कि वो किस तरह उसको कम करेगा या पैराथार्मोन उसको किस तरह इंक्रीज करेगा। तो ये आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स उसको में इसमें याद रख लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास है स्टूडेंट्स डायबिटीज और उसकी टाइप्स। डायबिटीज जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं बेटा, शुगर बोलते हैं। Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder where the body has trouble regulating blood sugar. This happens due to problems with insulin production or response. ठीक है, if left untreated, diabetes can cause serious complications like heart disease, kidney failure and nerve damage. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो देखें इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। या आप लोगों की बुक में जस्ट उसने आई थिंक सो टाइप 1 बताई हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बाकी जो इसकी टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करता हूँ। और ये ना आप लोग आगे जाके एक चैप्टर है आप लोगों के पास, वेरिएशंस वाला एक चैप्टर आप लोगों के पास। ठीक है, वहां पे जाके आप लोग ना इसकी ये दोनों टाइप्स देखेंगे। एक है आप लोगों के पास बेटा टाइप 1, और एक है आप लोगों के पास टाइप 2। टाइप 1 को ना हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। टाइप 1 में तो ये होगा ना कि आप लोगों के पास जो इंसुलिन है वो बन ही नहीं रही, स्टार्ट से बन ही नहीं रही, मतलब पेंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन टाइप 2 में क्या होगा बेटा, आप लोगों के पास इंसुलिन बन तो रही है लेकिन जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में। टाइप 1 में क्या है कि इंसुलिन बन ही नहीं रही, पैंक्रियास नहीं बना रहा। ठीक है, टाइप 2 में ये है कि इंसुलिन बन तो रही है लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ठीक है, उसके बाद थर्ड आप लोगों के पास होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। ये मोस्टली जो वुमेन्स जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये उन्हें डायबिटीज हो जाती है, तो उस डायबिटीज की टाइप को हम क्या कहते हैं बेटा, गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और जब आप लोगों के पास प्रेगनेंसी खत्म होती है तो वो आप लोगों के पास जो डायबिटीज है वो भी ठीक हो जाती है। उसके बाद आप लोगों के पास है
व्हाट इज इम्प्रिंटिंग? इम्प्रिंटिंग अब ये इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर। अभी हमने बात की थी ना इनेट और लर्निंग बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। इट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर एन एनिमल्स फॉर्म्स एन एसोसिएशन विद अनदर एनिमल और ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ सेंसिटिव डेवलपमेंट पीरियड और इट इज कॉमन इन बर्ड। ये यहाँ पे आप लोग देख लें, ये आप लोगों के पास एक मेन बर्ड होगा, ठीक है, और आगे इसके जो पीछे आप लोगों के पास दूसरे बर्ड्स हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और वो इसको फॉलो करते हुए अब यहाँ पे इनको किसी ने बताया तो नहीं कि हमने उनके पीछे इस तरह एक लाइन बना के चलना है, तो ये उन्होंने इस चीज को क्या किया, इसको सीखा है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रिंटिंग बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फीडबैक। फर्स्ट ऑफ ऑल फीडबैक होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका फीडबैक देंगे, किसी को अच्छी लगेगी वीडियो, किसी को नहीं अच्छी लगेगी। इसी तरह बेटा हमारी बॉडी में भी जब कोई चेंज आएगा, जब कोई कोई काम होगा, तो हमारी बॉडी उसका फीडबैक देगी। अब वो फीडबैक की हमारे पास आगे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फीडबैक, सेकंड वन इज नेगेटिव फीडबैक। अच्छा यहाँ पे ना एक एक चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मोस्टली बच्चे पता क्या समझते हैं कि पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंस में, मतलब कोई चीज हमारी जो बेहतरी के लिए हो रही है, और नेगेटिव का मतलब ये है कि जो हमारे लिए फायदामंद नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये इसके अपोजिट है। हमारे लिए जो मोस्ट बेनिफिट है, या हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस हमने एक टर्म पढ़ी थी ना, जो उसको मेंटेन कर रहे हैं ना, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करता है, पॉजिटिव नहीं करता। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हमारी बॉडी में एक चेंज आया। चेंज क्या आया कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया, ज्यादा हो गया। अब चेंज क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब पॉजिटिव में क्या होगा कि जो चेंज आएगा ना, उस हमारी बॉडी ने उसकी डायरेक्शन में ही काम करना है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो चेंज आएगा उसकी डायरेक्शन में ही काम करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर चेंज ये आया कि जी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो अगर हमारी बॉडी भी यही काम करे कि और टेम्परेचर को इंक्रीज करे, तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। इस चीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। सेकेंड है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब चेंज क्या आया था कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब जो चेंज आया ना, उसके जब अपोजिट कोई काम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। जब जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको कम करने की कोशिश करेगी, और कम कितना करेगी कि ताकि वो नॉर्मल जो 37 है वहां तक आ जाए। इस चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे। पॉजिटिव की मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल हमारा कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ना करे, तो हमें वहां पे चोट लग गई, अब वहां पे ब्लीडिंग हो रही है। अब जब वहां पे ब्लीडिंग हो रही है बेटा, तो वहां पे आप लोगों के पास उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वहां पे क्लॉट बनना जरूरी है। जब तक क्लॉट नहीं बनेगा वहां पे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। अब जब वहां पे क्लॉट बने ना बेटा, तो वहां पे फाइब्रिनोजेन प्लेटलेट्स वगैरह आएंगे और वो वहां पे वो क्लॉट बनाएंगे और ब्लीडिंग स्टॉप होगी। अब हमारी बॉडी में जो जो चेंज आया ना कि वहां पे क्लॉट बनना चाहिए, तो हमारी बॉडी भी जो उसी डायरेक्शन में जो है वो वर्क करेगी। अब देखें जो चेंज आ रहा है उसी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। आप लोग सिंपल इतना याद रख लें, जो चेंज आए अगर तो उसी डायरेक्शन में वर्किंग हो रही है, उसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे, और अगर उसके अपोजिट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे। उसके बाद बेटा फीडबैक मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया क्या है। फीडबैक मैकेनिज्म जब हमारी बॉडी में कोई भी जो चेंज आएगा, जो हमारी बॉडी उसका रिस्पॉन्स करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे। अब ना आप लोगों की बुक में ना फीडबैक मैकेनिज्म रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड उसने डिस्कस किया हुआ है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देखें इसके स्टेप्स क्या होंगे। फर्स्ट वन इज, जब फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी प्रीवियस स्लाइड्स में, जहां पे हम बात करेंगे ना मेटाबॉलिज्म की, वहां पे आप लोगों ने समझ लेना कि यहाँ पे बात होगी थायराइड ग्लैंड की या थायराइड हार्मोन की। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो लो हो गया, हमारे जो बॉडी में रिसेप्टर्स हैं उन्होंने उसको डिटेक्ट किया और ब्रेन को सिग्नल भेजा कि जी मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो गया। अब इस पे जो रिस्पॉन्स है वो कौन देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड उस पर रिस्पॉन्ड करेगा और वो हार्मोन को रिलीज करेगा, जो अभी हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन T3 एंड T4। उसके बाद वो हार्मोन्स हमारे पास क्या करेंगे, जो मेटाबॉलिक रेट है उसको वो उसके रेट को इंक्रीज करेंगे। अब कितना करेंगे कि हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज को समझना है कि जो हमारे पास मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हुआ है, क्या हमारी बॉडी उसको बस इंक्रीज ही करता रहेगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। एक नॉर्मल लेवल होगा कि हमारे पास वो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है इंक्रीज होगा। जब वो एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स क्या करेगी, उसको
डिक्रीज कर देगी, फिर मतलब उसको वहां पे स्टॉप कर देगी कि ठीक है भाई अब नॉर्मल हो गया, अब इससे ज्यादा वर्किंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। अगर तो ये पॉजिटिव होता तो फिर वो जो मेटाबॉलिक रेट को वो इंक्रीज कर रही थी ना हमारी बॉडी, तो वो जस्ट इंक्रीज ही करती, फिर उसको वो वापस कम ना करती, डिक्रीज ना करती। लेकिन नेगेटिव के केस में क्या होता है कि एक चीज एक नॉर्मल लेवल तक तो इंक्रीज होगी, लेकिन बाद में वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। होपफुली आप लोगों को ये फीडबैक मैकेनिज्म वाला जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास है व्हाट इज साइंस स्टिमुलाई। साइंस स्टिमुलाई आप लोगों के पास क्या होता है, अ सिंपल पार्ट ऑफ अ स्टिमुलस दैट लीड्स अ रिस्पांस। मतलब आप लोगों के पास एक साइन होगा जिसकी वजह से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको देख के कोई अपना रिस्पांस शो करेगा। फॉर एग्जांपल द रेड बेली ऑफ अ मेल थ्री स्पाइन स्टिक बैक स्टिकलबैक फिश इज अ साइन स्टिमुलस फॉर अग्रेशन फ्रॉम अदर मेल्स। ठीक है, यहाँ पे ये देखें आप लोगों के पास ये इसकी जो बेली है उसका कलर रेड हो जाएगा, जो एक साइन स्टिमुलाई होगा। उसके बाद है बेटा आप लोगों के पास सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम बेटा फाइट और फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, जब आप लोग किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग गली में जा रहे हैं और आप लोगों के पीछे जो है ना वो डॉग लग गया है। ठीक है, आप लोगों ने दौड़ लगा दी। उस कंडीशन में जो आप लोगों का जो सिस्टम है जो एक्टिवेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप लोग बच के ना डॉग से अपने घर पहुंच गए हैं। जब आप लोग अपने घर पहुंच गए, रिलैक्स हो गए हैं आप लोग, उस टाइम जो सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या से क्या बोलेंगे, रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास इसका डिफरेंस आप लोग देख लें कि प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेस इमरजेंसी एंड एक्शन। मैंने अभी जो आप लोगों को बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा। और पैरासिम्पैथेटिक जब आप लोगों को रिलैक्स, आप लोगों की बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर पे क्या है, प्यूपल पे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, ये आप लोगों ने चीजें उसको देख लेनी है। और एटलीस्ट आप लोगों ने इसको 3 या 4 पॉइंट को आप लोगों ने इसको कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट को जस्ट मैं डिस्कस करूंगा और वो है आप लोगों के पास वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वासोडायलेशन। ये टर्म ना हमने जब होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे भी हमने ये देखी थी। वैसोकंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, जो आप लोगों की ब्लड वेसल्स है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। और वैसोडायलेशन क्या होता है कि आप लोगों की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ तक हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस कह लें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लें वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। मैंने कोशिश की है कि उनका मैक्सिमम आप लोगों को कंसेप्ट और उसको समराइज करके बता दूं, ताकि आप लोगों को एक पूरे चैप्टर का जो है वो ओवरव्यू मिल जाए। हमारे पास इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज राइट नोट ऑन रिफ्लेक्स आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने इसमें इसकी डायग्राम भी जरूर बनानी है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। थर्ड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। फोर्थ वन इज फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म में आप लोगों ने जो अभी हमने बात की, डिस्कस किया था ना थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल, वो यहाँ पे आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको याद करना है। ठीक है, और फिर आप अपने पेपर में भी वही एग्जांपल आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है इंस्ट्रक्टिव वर्सेस लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन न्यूरॉन एंड इट्स टाइप। सेवन क्वेश्चन एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल और साइनैप्स। ठीक है, तो बेटा ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाए। और जिस स्टूडेंट का ये चैप्टर नहीं तैयार, एटलीस्ट वो अगर वो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देख लेगा तो उसको इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा और उसको इस चैप्टर को याद करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।